हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक बात कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 की, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो पुराना सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, तो यहाँ पे 2 चैप्टर और बच रहे हैं। तो उन सभी को भी बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने ले आऊँगा। और आप लोगों के जो सिलेबस के हिसाब से था उस हिसाब से आपका लास्ट चैप्टर है, जो कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग जो है वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आपने सारा वीडियो जो पीछे का है उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा वही रहेगा, सबसे पहला सेक्शन कुछ इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इनमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, इनमें से स्वीटेस्ट शुगर जो है कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पे सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट है, तो उस हिसाब से लगभग स्वीट तो लगभग होंगे ही, लेकिन सबसे स्वीटेस्ट पूछा है। स्वीट रहता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो स्वीट है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन आपके दिए गए सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है आपका फ्रुक्टोज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर में हमारा आता है वो हमारा होता है फ्रुक्टोज, जो कि फ्रुक्टोज हमारा कब मिलता है, जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एक तो हमारा फ्रुक्टोज मिल जाता है और एक हमारा मिल जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो उनमें से जो फ्रुक्टोज होता है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो आपका जो माल्टोज होता है उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 यूनिट जो है आपका ग्लूकोज का मिल जाता है। ये थोड़ा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो फ्रुक्टोज होता है वो सुक्रोज के तुलना में 2 गुना ज़्यादा स्वीट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होता है। और हमारा पता ही आप लोगों को जो सुक्रोज होता है वो डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। वहीं पे जो माल्टोज है इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ये भी क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। इसका भी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करता है कि 2 यूनिट जो है ग्लूकोज का दे देता है। तो अगर आपको स्वीटेस्ट शुगर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। वही चीज़ हिंदी में भी है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रुक्टोज आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या चीज़ पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फ़ा डी इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला जाता है, लेबोरेटरी एक एल होता है एक डी होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा डी जो कि पॉजिटिव होता है डी, ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। पूछा गया है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए एनोमर्स होते हैं, इपीमर होते हैं, इनांसियोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं ये चीज़ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो एक दूसरे के आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही है, मोनोमर्स आपका एनोमर्स हो जाता है। ठीक है, मोनोमर्स तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका जो है एनोमर्स यहाँ पे इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो एनोमर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि वैसा डाइसैकेराइड जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो C1 एटम पर होता है। ठीक है, जो भी अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन आप फिगर जब बनाइएगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपका देखने को मिलेगा वो आपका C1 पोजीशन जो होता है उस पर डिफरेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। डायस्टीरियोमर्स वो दोनों होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे उसका जब C1 पोजीशन जब कॉन्फ़िगरेशन उसका डिफरेंट होता है तो जिसके कारण यहाँ पे उसको एनोमर्स कहा जाता है। तो ये एक दूसरे क्या होता है, एनोमर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, C6H12O6 होता है। तो ये किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, ये चीज़ पूछा है। ऑप्शन दिया है ब्रोमीन वाटर के साथ, NH2OH के साथ, HI के साथ, NaHSO3 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज को जब हम लोग Br2 और H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ग्लूकोनिक एसिड मिलता है।
मतलब इसका जब रिएक्शन Br2H2 के साथ जब करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। वहीं पे जब NH2OH के साथ इसका रिएक्शन किया जाएगा कुछ इस तरीके से, तब यहाँ पे हम लोग को एल्डोऑक्साइम मिलेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाता है आपका, सिर्फ नाम अभी याद रख लीजिए, एल्डोऑक्साइम। ठीक है, फिर जब HI के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तब हम लोगों को नॉर्मल हेक्सेन मिल जाता है, N हेक्सेन इसको लिखेंगे, 6 कार्बन का चेन यहाँ पे आता है, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जगह तो हम लोगों ने देख लिया कि Br2H2O के साथ करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, HI के साथ करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, वहीं पे NH2OH के साथ करते हैं तो एल्डोऑक्साइम बनता है। लेकिन जो NaHSO3 है, इस पे जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण ही अगर इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा NaHSO3। यहाँ पे जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं तो कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि इन सभी में यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट वाला पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या कहा गया है कि बायोमोलिक्यूल्स आर, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जैव अणु होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड एस्टर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में भी दिया गया है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो आपका होता है, आप लोग देखे होंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, फैट के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आपका कुछ इस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो जिसके कारण ही यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखने को यहीं से मिल रहा है कि यही हमारा आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो जिसके कारण इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायसैकेराइड। ठीक है, डायसैकेराइड इनमें से कौन सा है, मतलब जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग डायसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि सुक्रोज की बात हम लोग किए थे, तो सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। तो जिसके कारण अगर बात किया जाए तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप अगर देखिएगा तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जाइलोज है, सुक्रोज है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके हमारा वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है, जिसके कारण ये तो हमारा यहाँ पे डायसैकेराइड हो गया। वहीं पे अगर जाइलोज की बात किया जाए तो जाइलोज एक तरीके से जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, वो जाइलोज आपका हो जाता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड्स थोड़ा लंबा स्पेलिंग है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हम लोगों का डाइसैकेराइड जो हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज से हम लोगों को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल रहा है, जाइलोज तो हमारा मोनोसैकेराइड हो जाएगा, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट यहाँ पे देगा, प्रोटीन हो जाएगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैट, इनमें से कौन सा हो जाएगा जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन देगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर फेलिंग सॉल्यूशन का यहाँ पे बात किया जाए, मतलब वैसा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का बात किया जाएगा जिसमें आपका वो क्या करेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को कब रिप्लेस करेगा, जब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उनमें से आपका क्या है कि जो आपका ग्लूकोज है उसी के पास आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो सिर्फ ओनली यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसी पर आपका एल्डिहाइड जो CHO ग्रुप आपका है वो इसके ऊपर देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है और वही आपका पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को देता है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपका जो है ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें से आप किसी में भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण ही यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं वही सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है, तो ग्लूकोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे।
इसमें पूछा गया है कि विच इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सा इनमें से जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, सी, B12, B2, तो इनमें से कौन सा, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो अगर इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, जो हमारा इनमें से यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें विटामिन ए जो है हमारा वो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। बाकी जितना भी आपका दिया गया है, जैसे कि विटामिन सी दिया गया है, विटामिन B12 दिया गया है, विटामिन B2 दिया गया है, तो ये सारा का सारा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में B12 दे दे, B2 दे दे, विटामिन सी दे दे, तो ये तीनों का तीनों आपका जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जबकि आपका जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वो विटामिन ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या पूछा गया है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब मोड़ जैसा ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो चीज़ को हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब मुड़ा हुआ कुछ इस तरीके से। इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो ये जो हेलिकल है प्रोटीन का वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी के कारण उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा पाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोटीन का एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड से आपको दिखाया गया होगा, तो दिखाया गया है। तो इसी को यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, इस फिगर से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसके कारण ही जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उस क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, मतलब हाइड्रोजन बंधों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि एमिनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, तो ये आपका एक तरीके से डेफिनेशन ही पूछ लिया गया। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जो एमिनो एसिड होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसका, हाँ बेसिकली यहाँ पे हो जाता है आपका प्रोटीन्स का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सीधा सिंपल ये आपका डेफिनेशन टाइप का था कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि विटामिन ए इज़ कॉल्ड, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनोल है, कैल्सीफेरोल है, टोकोफेरोल है, तो इनमें से क्या है जिसको हम लोग विटामिन ए को और भी नाम से जानते हैं। तो जिसके कारण हम लोग विटामिन ए को जो है कुछ इस तरीके से रेटिनोल कहते हैं, रतौंधी से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए को हम लोग जो है रेटिनोल कहा जाता है, जिसके कारण ऑप्शन बी नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे और भी एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, फिर आपका कैल्सीफेरोल है, फिर आपका टोकोफेरोल है, तो इनमें से कौन कौन विटामिन इसमें होता है। तो आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, विटामिन सी को हम लोग यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड में हमारा होगा। बेसिकली जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा क्या है, ये हमारा विटामिन सी है। वहीं पे कैल्सीफेरोल की बात किया जाए तो कैल्सीफेरोल हमारा होता है विटामिन डी होता है। वहीं पे टोकोफेरोल का बात किया जाए तो टोकोफेरोल हमारा विटामिन ई होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए रेटिनोल ए हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, वहीं पे कैल्सीफेरोल विटामिन डी, और यहाँ पे टोकोफेरोल आपका होता है विटामिन ई होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा हम लोगों को ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा है सेक्शन उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या पूछा गया है कि व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं।
तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। कहता है दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड ही होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। द जनरल फार्मूला इज CH2O, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा CH2O और बाहर में कुछ इस तरीके से N आपका हो जाएगा, जहाँ पे N का संख्या जो होगा वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, वेयर जो आपका N इक्वल्स टू है वो 3 to 7 तक आपका हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग जो है मोनोसेक्राइड के रूप में जानते हैं, जो कि मतलब सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आपका होता है। सबसे अगर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का भी ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए और ऑप्शन आपको दे दिया जाए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, नन ऑफ दीज, कुछ भी दे दिया जा सकता है, तो उसमें से आपका जो है मोनोसेक्राइड आपका राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है कि मोनोसेक्राइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, जिसका सामान्य सूत्र कुछ इस तरीके से CH2O, N आपका होता है, जहाँ पे N इक्वल्स टू कहाँ से होता है, 3 से लेकर 7 तक आपका हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। तो ये सारा का सारा बहुत ही एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप लोग एज इट इज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CU2O और टोलेंस रिएजेंट टू मेटालिक सिल्वर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन को जो है रेड प्रेसिपिटेट में आपका क्या करता है, रिड्यूस कर देता है CU2O का, और टोलेंस रिएजेंट को मेटालिक सिल्वर में आपका रिड्यूस कर देता है। इसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मतलब नाम से ही पता चला रिड्यूस करने का टेंडेंसी इसके पास होगा, तो रिड्यूसिंग शुगर इसको कहेंगे। कहता ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज को छोड़ के जितना भी आपका मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, ये सारा का सारा आपका जो है रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अपचयी कुछ इस तरीके से शर्करा बोला गया है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन को CU2O के लाल अवक्षेप तथा टोलेंस अभिकर्मक को धात्विक सिल्वर में अपचयित कर देते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग, अपचयी शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को छोड़ के सभी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड क्या कहलाते हैं, अपचयी शर्करा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए, यहाँ पर भी सिंपल आपका पूछा गया है कि बेरी बेरी डिजीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से आपका जो है बेरी बेरी नामक रोग आपका बीमारी देखने को मिलता है। तो ये तो आप लोग समझे ही होंगे विटामिन बी से, लेकिन उसमें भी उसका B1, ठीक है, टाइप आपका अगर पूछ दिया तो विटामिन B1 ऑप्शन में ये रहे तो अच्छी बात है, विटामिन बी भी रहता है तो जनरली आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विटामिन बी की कमी से, डिफिशियंसी के कारण वहाँ पे वो चीज़ बीमारी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है कि व्हाट इज ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या होता है। कहता है ज्यूटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ज्यूटर आयन जो होता है मॉलिक्यूल होता है और जिसमें क्या होता है कि दोनों आपका पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि हम लोगों ने जो आपका मॉडल सेट है उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा, कम्प्लीटली मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है और उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया गया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके उसको आप लोग कम्प्लीटली सॉल्व है, बस आप उस चीज़ को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपना उसको प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी ज्यूटर आयन के बारे में डिस्कस किया गया था, तो उसको भी आप लोग आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ था वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि ज्यूटर आयन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को कंटेन करता है। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का यहाँ पे कंटेन होता है। एंड द नेट चार्ज ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल इज जीरो, तो जिसके कारण मान लीजिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव है तो नेट चार्ज उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि एमिनो एसिड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ज्यूटर आयन का। दे कंटेन एन एमिन ग्रुप NH2 जो कि यहाँ पे बेसिस के रूप में होता है, ठीक है। और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप भी वहाँ पे कंटेन करता है जो कि एसिडिक पाया जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा ज्यूटर आयन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कंटेन करता है बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। जो आपका दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव वाला फंक्शनल ग्रुप भी वहाँ पे जो चार्ज है उसका वो भी प्रेजेंट होता है,
और कुछ इस तरीके से आपका जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिनमें से आपका एमिनो एसिड जो है वो बेस्ट एग्जांपल होता है ज्यूटर आयन का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है। ज्यूटर आयन क्या है? ज्यूटर आयन एक अणु है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित क्रियात्मक समूह दोनों उपस्थित होते हैं और पूरे अणुओं का शुद्ध अवशेष 0 होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट उसी को हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध आवेश, अवशेष नहीं। एमिनो एसिड ज्यूटर आयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये चीज़ वही बस हिंदी में लिखा गया है। इनमें एक एमिन समूह जो कि क्षार के रूप में काम करता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह जो कि अम्लीय पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात किया जाए तो इसमें बोला गया है कि नेम द प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए। जो प्यूरिन्स आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में उसका नाम आप लोगों को लिखना है। प्यूरिन्स में 2 तरीके का पाया जाता है, एक आपका होता है एडेनिन और एक गुआनिन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ डीएनए में मौजूद प्यूरिन के नाम बताए तो एडेनिन और गुआनिन इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? कहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज दैट लिंकेज विच इज यूज टू अटैच टू मोनोसेक्राइड। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वैसा लिंकेज होता है जो कि क्या करता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं 2 मोनोसेक्राइड को अटैच करने के लिए। ठीक है, वही चीज़ सिंपल सा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसाइडिक बंध वह बंध है जिसका उपयोग जो 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। 2 यहाँ पे मोनोसेक्राइड है, उसका यहाँ पे उसके बीच अटैचमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके पॉलीमर का यहाँ पे नाम पूछा गया। तो इसका जो नाम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, बस इसके नाम से ही मैच करता है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक का नाम आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगले सेक्शन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न था। अभी वहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, दोनों को यहाँ पे डिफाइन करना है। पेप्टाइड लिंकेज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इन सभी को यहाँ पे डिफाइन करता है तो करना है। तो सबसे पहले पेप्टाइड लिंकेज की बात करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पेप्टाइड लिंकेज की तरफ, कहता है पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड CONH2। यहाँ पे बेसिकली लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ अदर अल्फा एमिनो एसिड बाय द लॉस ऑफ वाटर। अभी इसको हम लोग फिगर से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले उसका लैंग्वेज देखते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो एक अमाइड लिंकेज होता है जो कि बनता है किसके किसके बीच, COOH ग्रुप जो आपका जो होता है अल्फा एमिनो एसिड का जो CO ग्रुप होता है, COOH जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और NH2 ग्रुप जो आपका एमिन ग्रुप होता है, उसके जो दोनों से यहाँ पे हम लोगों का क्या निकलेगा, लॉस होगा वाटर का। तो वहाँ से जो लिंकेज हमारा बनेगा उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से 2 यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड है, एक A है आपका और एक A है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस तरफ जो है COOH वाला, इधर NH2 वाला, इनमें से क्या हो रहा है कुछ इस तरीके से, इसका जो COOH का OH है और NH2 का जो एक हाइड्रोजन है, ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से मिलके आपका जो है कुछ इस तरीके से माइनस कर दे रहा है H2O, दोनों H2O मिला दे रहा है और मतलब निकाल दे रहा है। और यहाँ से ये चीज़ क्या कर रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे जुड़ाव देखने को मिल जा रहा है, मतलब लिंकेज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच आपका बॉन्ड बना वही आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वही चीज़ है, देख लीजिए कार्बोक्सिल ग्रुप और जो आपका एमीन ग्रुप है वहाँ से आप लोग जब OH उसका और इसका हाइड्रोजन लेके आपको जो H2 है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और यही जो लिंकेज हमारा होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। ठीक है, ये चीज़ था। अगला देख सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन प्रोटीन का हमारा क्या होगा, कहता है व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म। ठीक है, नेटिव मतलब स्वतंत्र अवस्था में आपका होता है, एक होता है नेटिव फॉर्म्स, एक आपका होता है कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो नेटिव फॉर्म में जो आपका जब प्रोटीन जो होता है वो चेंज हो जाता है, फिर से देखिए कि व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, तो उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है।
सच आ चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है उसके टेम्परेचर में चेंज हो, और चेंज इन पीएच, उसके पीएच में भी चेंज हो। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, तो जिसके कारण उसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू दिस ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जिसके कारण ही उसका जो ग्लोबुलस अनफोल्ड जो होता है वो हो जाता है, और यहाँ पे हेलिक्स जो होता है, हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अनकॉइल्ड हो जाता है। मतलब कॉइल इस तरीके से, मान लीजिए आपका कॉइल्ड था, मान लीजिए इस तरीके से आपका एक दूसरे के साथ कॉइल्ड हुआ था, तो वो अनकॉइल्ड हो जाएगा। एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसका जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उसको क्या करेगा, लॉस कर देगा। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, मतलब डीनेचुरेशन मतलब जो भी उसका नेचर है उसको क्या कर दे रहा है, उसके विपरीत काम कर रहा है, मतलब उसको अपोजिट कर दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से पहले फोल्डेड था, देख लीजिए फोल्डेड प्रोटीन था, लेकिन जब इसका डीनेचुरेशन हुआ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सारा जो इधर उधर मान लीजिए आपका फोल्ड के रूप में आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि एक दूसरे को यहाँ पे अनफोल्ड हो गया, अनकॉइल हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं, मतलब जो पहले अवस्था था उसमें यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस देखने को मिल गया है, ठीक है। तो जिसके कारण उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी वहाँ पे चेंज होता है, और ऐसा क्यों होता है, उसका टेम्परेचर चेंज के कारण होता है, उसका पीएच के चेंज के कारण होता है, ठीक है। इन सभी के कारण यहाँ पे इसका चेंज देखने को मिल जाता है। तो वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो पेप्टाइड बंध हम लोग देख लिए कि पेप्टाइड बंध एक अमाइड बंध है जो एक अल्फा एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप जो COOH ग्रुप है, और अन्य एमिनो एसिड के NH2 जो कि एमीन समूह है के बीच जल के अणु की कमी से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है या फिर बनता है। तो यहाँ पे उसमें से आपको ये फिगर आप लोगों को दिखा देना है, ये आपका एक अल्फा एमिनो अम्ल हो गया, दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल हो गया, इसका COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप से मिलके यहाँ पे जो आपका वाटर निकल गया, और ये जो कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बना इसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे था प्रोटीन का विकृतीकरण, जो पहले उसका चीज़ था वो चीज़ वहाँ पे उसमें चेंजेस देखने को मिल गया। तो कहता है जब एक प्रोटीन अपने मूल रूप में परिवर्तन के अधीन होता है, ठीक है, जो भी उसका मूल रूप होगा उसके क्या होता है, विपरीत होता है। अधीन मतलब उससे उल्टा हो जाता है, जो कि तापमान परिवर्तन, पीएच परिवर्तन आदि के प्रभाव में गोलाकार प्रोटीन के जमाव के कारण प्रोटीन का मूल आकार जो है नष्ट हो जाता है। जो भी उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो क्या होता है, वहाँ पे चेंज हो जाता है, और जैविक गतिविधियाँ खो जाती है। जो भी उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो भी काम करता है बायोलॉजिकली, वो चीज़ वहाँ पे उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और गठित प्रोटीन को विकृत प्रोटीन कहा जाता है। जो भी प्रोटीन गठित हो जाता है जिसके कारण उसको विकृत प्रोटीन कहा जाता है, और इसी जो घटना होता है उसको विकृतीकरण कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर से अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ फोल्ड मिलजुल के यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, लेकिन जब डीनेचुरेशन हुआ तो एक कुछ इस तरीके से धागा के रूप में देख लीजिए, कहीं भी इसका जुड़ाव देखने को नहीं मिला। मतलब जिस तरीके से चला है बस चला है, कहीं से उसका जो है आपका इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अनफोल्ड प्रोटीन है, ये फोल्डेड प्रोटीन है, डीनेचुरेशन के कारण ऐसा हो गया है, ठीक है। यही आपका था प्रोटीन का विकृतीकरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, वो आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन द ग्लूकोज मोलिक्यूल। जो आपका ग्लूकोज मोलिक्यूल है उसमें 5 जो आपका OH ग्रुप है कुछ इस तरीके से, उसको आप लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि वहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑन एसाइलेशन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। जब हम लोग ग्लूकोज का एसाइलेशन करते हैं, बेसिकली एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं किसके साथ में, एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो वह क्या करता है, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव हम लोगों को देता है। फिर से सुनिए, जब हम लोग ग्लूकोज को एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब हम लोग को पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव देखने को मिलता है। पेंटा एसिटेट जो कि यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। देख लीजिए पेंटा मतलब 5 होता है, एसिटेट ग्रुप वहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो वही आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता है कि यहाँ जो हमारा ये जो ग्लूकोज मोलिक्यूल है उसमें आपका 5 OH ग्रुप्स है कुछ इस तरीके से। ये हमारा ग्लूकोज है, इसको जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना देगा, ठीक है। मतलब पेंटा एसिटेट ही यहाँ पे 5 OH ग्रुप को दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे ये 4 हो गया और यहाँ कुछ इस तरीके से एक, और यही हमारा दिखाता है पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बेसिकली इसका यहाँ पे पूरा का पूरा नाम हो जाएगा। तो यही आप लोगों को जो पेंटा वर्ड है वहीं से आप लोगों को पता चला कि OH5 यहाँ पे ग्रुप देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में भी दिया गया है, तो हिंदी में बस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप ग्लूकोज अणु में 5 OH समूहों के उपस्थिति की व्याख्या कैसे करेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ एसिटिलेशन के द्वारा पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव का निर्माण करता है। इससे यह साबित होता है कि ग्लूकोज अणु में 5 OH ग्रुप उपस्थित रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो है रिएक्शन लिख देना है, ग्लूकोज को आपका जो यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया गया तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया गया, बस इतना सही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि राइट डाउन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से यहाँ पे जो भी दिया गया है इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। तो सुक्रोज का तो हम लोगों ने देख लिया था, माल्टोज का भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका लैक्टोज बनता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब सुक्रोज का आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आपका होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिल जाता है। वहीं पे जब माल्टोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 जो आपका मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का ही मिलता है। वहीं पे लैक्टोज की अगर बात किया जाए तो उसका जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो एक तो ग्लूकोज हमारा मिल जाता है और एक हमारा मिल जाता है गैलेक्टोज। ठीक है, हिंदी में भी वही सारा चीज़ लिखा गया है कि निम्नलिखित में जल अपघटित उत्पादों को लिखें। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो सुक्रोज से हमारा वही ग्लूकोज फ्रुक्टोज, माल्टोज से हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज का ही मिलेगा, लैक्टोज से आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे सुक्रोज का पूछा जा चुका है, तो अब हो सकता है ये सारा आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करेंगे। कहता है राइट द रिएक्शंस व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। हम लोग को रिएक्शन लिखना है डी ग्लूकोज का जो रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, तो वहाँ पे हम लोगों को उसका रिएक्शन दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से वही अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था कि जब हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्लूकोनिक एसिड देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड देखने को हमारा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बस हम लोग वहाँ नहीं देखे थे। तो ग्लूकोज आपका जो होता है डी ग्लूकोज कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ब्रोमीन वाटर Br2H2O लिख दिया गया। ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही हिंदी में भी लिखा गया वही चीज़ कि जब डी ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका अभिक्रिया लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है, एरो के ऊपर लिख देना है, ग्लूकोनिक नाम लिख देना है। ये आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल है। ठीक है, एसिड वही अम्ल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया कि गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आंसर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज नाइट, नाम से तो पता चल ही गया होगा। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे होता है? तो ये तो आपको पता ही है, अभी ऊपर बताए भी थे, विटामिन ए आपका इसका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि नेम द बेसेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए बट नॉट इन डीएनए। मतलब आरएनए न्यूक्लियोटाइड का जो आरएनए होता है उसमें प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए में जो 3 चीज़ होता है वो कॉमन आपका होता है। ठीक है, वहीं पे एक चीज़ जो लास्ट चौथा जो होता है वही चीज़ आपका जो है डिफरेंट होता है। तो जिसमें से जो आरएनए में प्रेजेंट होता है वो आपका यूरासिल होता है, बल्कि जो डीएनए में होता है आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और आपका एक आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यूरासिल, उसमें हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वही चीज़ हिंदी में भी है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस विटामिन की कमी से रतुंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतुंधी होता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले क्षार का नाम जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता, तो यूरासिल इसका हो जाएगा जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से सारा बस यही सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस, मैक्सिमम यही सारा चीज़ डिस्कस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पे जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है, 5 मार्क्स वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो कि 23rd नंबर क्वेश्चन है कि इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन को बताना है
डी ग्लूकोज का, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से। तो क्या चीज़ होता है, कहता था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का होता है वो कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन कौन से रिएक्शन है, तो फर्स्ट यहाँ पे है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ द फ्री CHO ग्रुप। जो पेंटा एसीटेट आपका जो है ग्लूकोज का, वो रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, जो कि हम लोग को इंडिकेट करता है यहाँ पे फ्री CHO ग्रुप का जो आपका ओपन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एब्सेंस का यहाँ पे जो शो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कहता है कि जैसा कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप तो होता है, लेकिन फिर भी जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना सकता है। एंड ग्लूकोज डज नॉट गिव चिप्स टेस्ट, और चिप्स टेस्ट को भी ये जो है आपका नहीं देता है। तो ये आपका दूसरा चीज़ है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला तो है कि पेंटा एसीटेट जो ग्लूकोज का होता है वो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो CHO ग्रुप फ्री CHO ग्रुप है उसका एब्सेंस है। दूसरा है कि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो होगा, लेकिन फिर भी वह हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में नहीं बना पाएगा, और यह जो है चिप्स टेस्ट को नहीं देगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे बढ़ा के लिखना ही पड़ेगा। तो अगला है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर हम लोग देखे थे, और दूसरा आपका बीटा डी ग्लूकोज, जो कि हमारा क्या होता है, दोनों आपस में एनोमर्स होते हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो यही जो है कुछ यहाँ पे रीजन्स है जिसके कारण जो रिएक्शन है बेसिकली, जिसके कारण यहाँ पे डी ग्लूकोज को उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर वो उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। वैसे हिंदी में है कि डी ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विपरीत श्रृंखला संरचना, जो खुला हुआ ओपन चेन है, के द्वारा नहीं समझाई जा सकती है। वही चीज़ है कि डी ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर सकी या फिर कर सकती है। फर्स्ट आपका ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जो कि मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति की ओर संकेत देता है। वही चीज़ है कि एल्डिहाइड समूह होने के बावजूद, अभी वही चीज़ का कि ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, इसके होने के बावजूद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगात्मक उत्पाद नहीं बनाता है, और ग्लूकोज सिर्फ परीक्षण भी नहीं देता है। ठीक है, अगला है कि ग्लूकोज 2 अलग अलग क्रिस्टलीय रूप में मौजूद होता है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। मतलब सीधा सिंपल है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज कि राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, या फिर डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे है कि द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA इज गिवन बिलो। आप चाहें तो कुछ इस तरीके से एक तरफ आपका DNA लिख के कुछ इस तरीके से एक तरफ आपका लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस वाला इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कॉलम बना के लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से जो भी यहाँ पे दिया है उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे DNA की तरफ अगर बात किया जाए तो कहता है कि फर्स्ट द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज डीऑक्सीराइबोज। जो DNA में शुगर आपका प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है आपका डीऑक्सीराइबोज। वहीं पे लिखा गया है कि DNA कंटेन्स साइटोसिन एंड थायमिन एज पायरिमिडीन बेसेस। पायरिमिडीन बेसिस के अंतर्गत जो है यहाँ पे वो DNA क्या करता है, साइटोसिन और थायमिन नामक यहाँ पे जो है कंटेन करता है बेस को। ठीक है, वहीं पे और भी बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से कि DNA हैज़ डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, DNA के पास कुछ इस तरीके से आप लोग देखे होंगे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से आपका रहता है। यहाँ पे ऐसे दिखा दें तो इस तरीके से आपका रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये आपका हो जाता है DNA का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि इसमें डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है। ये आपका पहला हो गया DNA का।
अब यहाँ पे आरएनए की तरफ यहाँ पे बात करेंगे तो आरएनए में क्या बोला गया है कि द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज। वहाँ पे क्या था, डीऑक्सी राइबोज था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा। वहीं पे है कि आरएनए कंटेन साइटोसिन एंड यूरासिल एज पायरिमिडिन बेसिस, यही चीज़ देख रहे थे, वहाँ पे डिफरेंट था। तो आरएनए जो होता है वो साइटोसिन और यूरासिल नामक पायरिडिन बेसिस को यहाँ पे कंटेन करता है। वहीं पे कि आरएनए है सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आरएनए के बारे में। तो आरएनए और डीएनए के बीच यहाँ पे डिफरेंस है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ हिंदी में लिखा गया है कि डीएनए और आरएनए के बीच संरचनात्मक अंतर को लिखें। ये बेसिकली संरचनात्मक के आधार पे दिया है, जो उसका संरचना पे क्या हम लोग कमेंट कर सकते हैं उस आधार पे है। ठीक है, डायरेक्ट अगर बोले तो आप वहाँ पे कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संरचनात्मक अंतर है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो इसका संरचना से जुड़ा हुआ बात हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि डीएनए और आरएनए के बीच संरचनात्मक अंतर इस प्रकार है। डीएनए में इसमें जो होता है, डीएनए में उपस्थित शर्करा डीऑक्सी राइबोज होता है। डीएनए में पिरामिडिन क्षार के रूप में साइटोसिन और थाइमिन होता है। डीएनए में द्विकुंडलिनी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर संरचना होता है। वहीं पे आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए में उपस्थित शर्करा राइबोज होती है। आरएनए में पायरिमिडिन क्षार के रूप में साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट होता है। आरएनए में एकल कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना पाया जाता है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग लगा लेते हैं। कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर उल्टा भी लिखा जाता है कभी कभी, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, तो बात तो एक ही है। तो डिफरेंस यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पूछा गया है क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं इन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं इन ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो इसमें है कि इट हैज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरियोडल यहाँ पे लिखा है, बेसिकली स्फेरिकल होना चाहिए। ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि यहाँ पे फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसके कारण यहाँ पे इसका जो है स्फेरियोडल शेप यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन में। फिर लिखा गया है कि ग्लोबुलर प्रोटीन इज सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं। दे पोजेसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट्स वाई दे एक्ट्स एज एंजाइम। ये जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, धारण करते हैं, जिसके कारण ही इसको जो है हम लोग एंजाइम के रूप में भी कभी कभी जानते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो माल्टेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, तो आप लोग बहुत सारा रिएक्शन में देखे होंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन देखे होंगे, तो उसमें से ये एंजाइम के जैसा यहाँ पे काम करता है, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये डिफरेंस यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका था। अगला यहाँ पे है कुछ इस तरीके से फाइब्रस प्रोटीन में। तो फाइब्रस प्रोटीन में हमारा क्या होता है, कहता है इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड मतलब धागा लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, एकदम पतला पतला धागा टाइप का होगा। लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, जो कि साइड बाय साइड यहाँ पे लाई करता है, जो कि फाइबर बनाने के रूप में भी काम करता है। कहता है फाइब्रस प्रोटीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वहीं पे जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और भी यहाँ पे जो डिफरेंस है हम लोग देख रहे हैं अभी कहाँ पे, हाँ फाइब्रस की तरफ देख रहे हैं। कहते हैं दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनके पास कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बट सर्व एज अ चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू, लेकिन यहाँ पे ये सर्व करते हैं चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में एनिमल टिश्यूज़ में। ठीक है, एग्जांपल की बात किया जाए तो स्किन हो गया, हेयर हो गया, ये सारा आपका क्या होता है, मतलब जो भी ये है स्किन है, हेयर है, तो ये सारा का सारा हमारा फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस थे, इसको आप लोग चाहें तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। सारा चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे इसी का हिंदी वर्जन जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन के बीच अंतर लिखें। तो सबसे पहले गोलिकाकार प्रोटीन में लिख दिया गया, आप रेशेदार में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोलिकाकार प्रोटीन में आपका जो बेसिकली होता है वो कुछ इस तरीके से आपका होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार होता है, गोल हो जाता है ये चीज़। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है, ये आपका क्या होता है, घुलनशील होता है पानी में। इसके पास जैविक गतिविधि होता है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पाया जाता है इसमें, इसलिए वे एंजाइम के रूप में कार्य करता है, इसलिए हम लोग उसको कैटलिस्ट या फिर एंजाइमेटिक कैटलिस्ट के रूप में बोल सकते हैं, वो काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, उदाहरण के लिए माल्टेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया आदि, यहाँ पे हो जाएगा ये
गोलिकाकार प्रोटीन में। वहीं पे रेशेदार प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो रेशेदार प्रोटीन में हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है। रेशेदार प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में धागे जैसी अणु होते हैं जो रेशा बनाने के लिए अगल बगल मौजूद होते हैं। क्या होता है, अगल बगल मौजूद होता है। रेशेदार प्रोटीन पानी में अघुलनशील होता है। पानी में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। फिर है कि इसके पास कोई जैविक गतिविधि नहीं होती है, लेकिन जंतु के ऊतक की मुख्य संरचनात्मक पदार्थ के रूप में यह काम करता है। वहीं पे उदाहरण की बात किया जाए, त्वचा हो गया, बाल हो गया, ठीक है, स्किन और हेयर यहाँ पे हो गया, कुछ इस तरीके से आदि यहाँ पे इसका रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों का आज वन शॉट में था बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर था आई थिंक। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिए क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, DNA RNA है, मतलब लगभग यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये आपके आने लायक ही है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ही यही चीज़ है, अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी को, मैंने पहले ही कहा था, नोट्स बनाते हुए इसको आप पढ़ते हुए चलना, क्योंकि टाइम तो अब लास्ट आ ही चुका है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे कराया गया, बाकी और भी 2 जो चैप्टर है उसको भी मैं जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से फिर कोशिश करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है आपका 2023 का यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिलेंगे। फिर आपका 2022 का है, वहाँ से भी मिलेगा। फिर एक सबसे पुराना आपका 2009 का देखने को मिलेगा आपको बेसिकली। और एक यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द 2010 का अपलोड कर दूँ आपके एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपका और भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपको पढ़ने का तरीका सारा चीज़ मैंने बता ही दिया है। जो भी यहाँ पे बस जितना मैं दे रहा हूँ, अगर उतना भी कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए, ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है इसको सबसे पहले देखना है। उसके बाद जो मॉडल सेट हमारा आया है उसको सबसे पहले कर लेना है। फिर ये जो 4 ईयर का जो यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया, इसको आप लोगों को 1 ईयर भी बचा है तो उसको मैं जल्द से जल्द 2010 का कर दूंगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बस यार फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।